हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो पहला टॉपिक आपके ग्रामर पोर्शन का है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। बेसिकली कहा जाए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पूरे हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, या फिर आप आगे अगर नहीं भी जानते हैं तो धीरे धीरे जान जाएंगे, वो कुछ ऐसा है कि भाई मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपके पास अगर कोई भी अगर आपसे कुछ पूछता है, या फिर आपको अगर कुछ जो भी मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको अगर आप किसी को पढ़ाना भी पड़े तो आप उसको बड़े ही इजी वे में सारे चीज़ों को लाइन टू लाइन आप उसको बता सके, इतनी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, या फिर जितनी भी मेरे वीडियोज़ हैं, कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो मैं इतनी जानकारी आपको देता हूँ। आइए चलिए, आज हमारी जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो बेसिकली दोस्तों हम कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए, मतलब उसके पहले हमें कुछ जानकारियाँ चाहिए जिसके अलावा, मतलब जिसको ना जानते हुए या फिर अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ जानकारियाँ चाहिए, जिसको चलिए हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप जानिएगा सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस के लिए, आपका सेंटेंस होने के लिए किसी भी चीज़ को हम सेंटेंस कब कहेंगे, वाक्य कब कहेंगे, तो दो इसके जो है बेसिक कैरेक्टर होते हैं। क्या कि एक होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर के बना हो, ठीक है, टू या फिर मोर देन टू जो है वर्ड्स हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहला जो है कंडीशन टू या फिर दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उन वर्ड्स का जो है सार्थक समूह होता हो, यानी कि उसका जो है कुछ सेंस निकलता हो। ठीक है, सेंसलेस ना होना चाहिए, मीनिंगलेस ना होना चाहिए, कुछ सेंस या फिर मीनिंग उसका निकलता हो। ठीक है, तो उसको हम वाक्य या फिर सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर इसको एक बार और हम हिंदी में बोलें तो कहेंगे कि दो या फिर दो अधिक शब्दों के क्रम में लिखे गए या फिर क्रम से लिखे गए बनने वाले सार्थक शब्द समूह को ही हम क्या कहेंगे, वाक्य या फिर सेंटेंस हम कहते हैं। क्लियर, ये बात तो आपको पता होगी। चलिए, अब सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है दोस्तों जिसके बारे में कोई चीज़ कही जाती है, या फिर जो करता होता है, जो किसी कार्य को कर रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और जो कार्य वो कर रहा हो या फिर जो चीज़ें कही जा रही हों उसके बारे में, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। यानी कि सिंपल सा कि जिसके बारे में कोई चीज़ कहा जा रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो चीज़ें कही जा रही हों वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि राम इज़ गुड बॉय, ठीक है, राम इज़ गुड बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे बॉय है ये, ठीक है, राम इज़ गुड बॉय अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे राम क्या है, यहाँ पे जो राम है वो क्या है, ये जो राम है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज़ अ गुड बॉय यानी कि ये इसके बारे में कहा जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ये सब तो सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी एज अ सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा चीज़ कहता हूँ कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएंगी भाई, सी जो है मतलब वह जो है वो सब्जेक्ट हो जाएंगी, और बहुत सुंदर लड़की हैं ये प्रेडिकेट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन आपको समझना ज़रूरी है वो है आपका क्या, क्लॉज क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आपको एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन समझना है जो कि होता है क्लॉज। सो अगर आपसे पूछता है क्लॉज क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्यांश। ठीक है, आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, वाक्यांश आप कह सकते हैं। तो इसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं और इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। क्लॉज होता क्या है बेसिकली हम बात करें तो कहा जा सकता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड से मिला हुआ समूह ही क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन है कि उसमें क्या होना चाहिए, एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ठीक है, अब फिर बात आती है कि सर आपने फिर से फंसा दिया, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये तो बताइए। ठीक है, तो क्लॉज का तो आप जान गए कि क्लॉज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, और दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई वो क्या होगा, उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ठीक, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसको भी हम जान लें जल्दी से। तो फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, ऐसी क्रिया होती हैं, वर्ब तो सभी जानते हैं, क्रिया। ठीक है, तो
कुछ ऐसे क्रिया या फिर क्रिया शब्द होते हैं जिसको जो अपने आप को जो है टेंस के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से अपने फॉर्म को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि हम कहते हैं ना कि ही गोज़ टू मार्केट। ठीक है, ही गोज़ टू मार्केट कहते हैं या फिर ही गोज़ कहते हैं, कहीं पे भी जा रहा हो। ठीक है, और हम जब आई की बात करते हैं तो कहते हैं आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, आई गो टू और ही गोज़ क्यों है? क्योंकि ही जो है इसको एज अ सिंगुलर हम ट्रीट करते हैं, यानी कि एक वचन मानते हैं और एक वचन के साथ एस और ई एस लगता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको ये जो है अपना गोज़ फॉर्म रख लिया, और यहाँ पे आई को हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, यानी कि बहुवचन की तरह मानते हैं, और इस कारण यहाँ पे इसको इस पर केवल केवल गो लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो गो है तो जाना ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोज़ की तरह यूज हो रहा है, यहाँ गो की तरह यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पर्सन के हिसाब से ये अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। तो यही जो मतलब गो है या फिर ऐसे जितने भी वर्ब होंगे जो अपने आप को फॉर्म के हिसाब से या फिर नंबर के हिसाब से चेंज करेंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे भाई? फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। क्लियर? अब आपको फाइनाइट वर्ब भी समझ में आ गया, अब आपको क्लॉज भी समझ में आ गया, अब आपको सेंटेंस भी समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी समझ में आ गया। तो अब हम जानेंगे कि भाई क्लॉज के कितने भेद होते हैं, ये भी आप जल्दी से जान लीजिए। तो 3 प्रकार के क्लॉज होते हैं, जानिएगा क्या क्या? प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल, सब और को। ठीक है, पी, एस और सी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये सबऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है भाई? प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा कुछ ऐसे वाक्यांश होंगे जो स्टैंड अलोन होंगे। स्टैंड अलोन का मतलब वो अगर खुद से अगर अकेले भी लिख दिए जाएं तो उनकी कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर होगी, उसका अर्थ ज़रूर निकलता होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि दिस इज़ द पेन, ठीक है, दिस इज़ द पेन विच आई ब्रॉट स्टडी। ठीक है, तो विच आई ब्रॉट स्टडी जिसको मैंने कल ख़रीदा, वो कलम है जिसको मैंने कल ख़रीदा। ठीक है, तो मैं अगर ये कह दूं कि दिस इज़ अ पेन, मतलब यह एक कलम है। ठीक है, या फिर दिस इज़ अ पेन अगर मैं केवल और केवल कह देता हूं कि यह एक पेन है, तो क्या इसका मीनिंग नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है। दिस इज़ द पेन का मीनिंग निकलता है कि यह एक कलम है। ठीक है, तो ये जो वाक्यांश होगा दिस इज़ अ पेन, ये खुद अपने आप में क्या है? एक स्टैंड अलोन है, इसकी एक मीनिंग है। तो ऐसे वाक्यांश जिसकी खुद भी अपनी एक कोई मीनिंग होती है वो क्या कहलाता है? आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। इसी कारण चूंकि इसकी खुद भी मीनिंग होती है, ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, आत्मनिर्भर होता है, इस कारण इसको हम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, या फिर इसी का नाम हम मेन क्लॉज भी रखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज भी हम इसको कहते हैं। आप चाहिए तो इसको नोट्स के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, बाकी का जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ें हैं। ठीक, चलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज तब क्या होगा सर? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कुछ ऐसे क्लॉज होंगे जो कि डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, निर्भर होते हैं दूसरे पे। ठीक, दूसरे क्लॉजेस पे निर्भर होते हैं। तो बेसिकली हम कैसे किसको कहेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो एक एग्जांपल के रूप में समझ लें तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं कहता हूँ कि द गर्ल हु वॉज देयर। ठीक है, मैं कहता हूँ, चलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अगर कहूँ कि द गर्ल, ठीक है, द गर्ल हु वॉज देयर, ठीक है, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ रफली, आप सभी समझ जाइएगा। द गर्ल हु वॉज देयर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वो लड़की जो वहाँ थी वो बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, बहुत खूबसूरत थी, कहा नहीं जा सकता भाई, उसकी खूबसूरती बयानी की जा सकती है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या कोई ऐसा वाक्यांश आपको दिख रहा है? जैसे मान के चलिए ये एक वाक्यांश है हु वॉज देयर, तो हु वॉज देयर क्या इसका कुछ मतलब पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो बेसिकली हु वॉज देयर जो है यही आपका क्या है? ये आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे वाक्यांश जिसमें हु, वेयर, व्हाट, हाउ, हुम, हुज, वेयर, वेदर, ठीक है, ये सब चीज़ें एज लॉन्ग एज फार एज, ठीक है, सो डैट, इन ऑर्डर टू, सो एज, सो मच, ऐसे कुछ बिकॉज, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ऐसा कुछ लगा हो, ये सब जितने वर्ड्स मैंने बोला उतने वर्ड्स अगर में से कोई भी अगर एक वर्ड लगे हों तो वो सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर में आते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं, नाउन,
मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन, एग्जेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, इसके बारे में अभी समझेंगे। उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लॉज या फिर कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्लॉज क्या होता है, या फिर मतलब मैंने क्या बताया था, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है भाई, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कुछ ऐसे मतलब वाक्यांश होते हैं जो मतलब आप कहा जा सकता है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बेसिकली देखिए ये बहुत ही रहस्य है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ही हम समझेंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम समझ लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज एक वाक्य का भाग होते हुए भी अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है, किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो अब आप कहेंगे कि सर ऐसा ही कोई डिफिनेशन तो अभी आपने प्रिंसिपल क्लॉज में बताया है। तो बिल्कुल, चूँकि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो इक्वल रैंक के होते हैं। ठीक है, इक्वल रैंक की क्लॉजेज होती हैं, इस कारण हम प्रिंसिपल क्लॉज को भी और इवन सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल लेकर के हम समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर, ठीक है, कि आई डोंट नो व्हेन शी केम एंड व्हाट शी डिड। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ वो कब आई और उसने क्या क्या किया। क्या मतलब क्या क्या नहीं किया, क्या किया। ठीक है मैं नहीं जानता हूँ वो कब आई और उसने क्या किया। ठीक, तो ये क्या है आपका एक सब कोऑर्डिनेट क्लॉज इसमें लगा हुआ है। बहुत डीप में नहीं जाते, बस आप इतना जान लीजिए कि होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर आप इतनी चीज़ों को समझ गए अच्छे से, तो अब हम जल्दी से जल्दी बात करते हैं कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। चलिए आइए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, आप बताइए। यहाँ पे जनरल सा लिखा हुआ है कि इट हैज़ वन फाइनाइट। देखिए फाइनाइट की स्पेलिंग गलत है, FINITE होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब एंड वन क्लॉज। मतलब इसके पास क्या होता है, एक कोई फाइनाइट वर्ब होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, ठीक, तो बेसिकली आप क्या कहेंगे कि इसके पास एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं इसको जल्दी से। तो इसका एक एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो क्या इसके पास एक दो चीज़ें मैंने बताया ना, क्या कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। तो क्या इसके पास प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, बिल्कुल है। क्या, जैसे आई प्ले मैं बोल दिया, मैं खेलता हूँ, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है भाई। आई प्ले का मतलब निकल रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है कि नहीं बताइए। आई प्ले का मतलब तो निकलता है ना कि मैं खेलता हूँ। ठीक है, और एक क्या है इसके पास ऐसी क्रिया भी है, मतलब ऐसा एक फाइनाइट वर्ब भी है। फाइनाइट वर्ब मतलब जो प्ले है ये एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आई के साथ लगेगा तो आई प्ले लिखा जाएगा और ही के साथ लगेगा तो ही प्लेज लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब भी है, मतलब अपने चीज़ों को, अपने जो कहा जाए फॉर्म को ये चेंज करता है नंबर्स के हिसाब से या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से। क्लियर। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बेसिकली सिंपल सेंटेंस का ये एग्जाम्पल था, आई प्ले फुटबॉल, सी गोज टू मार्केट। ठीक है, दे मेक अ नॉइज, ऐसे कुछ कहा जाए तो ये सब सारे जो है क्या है, सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो लिखा हुआ है कि इट हैज़ टू और मोर देन टू, यानी कि एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए और वो जो है किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइंट होने चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पे बात आ गई। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। जैसे कि एंड हुआ, ठीक है, एंड हुआ, बट हुआ, ठीक है, सो हुआ, सो डैट हुआ, ये सब जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे क्या कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन क्या क्या बताया कि एक कोई क्या होनी चाहिए, एक या फिर दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। साथ ही साथ क्या होने चाहिए कि एक इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि ही केम, ठीक है, ही केम एंड रोट अ लेटर, या फिर एंड ही रोट अ लेटर, एंड ही रोट, ठीक है, अ लेटर। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, मतलब वह आया और उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या आपका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, बिल्कुल है, इंडिपेंडेंट है। ये वह आया, इसका मतलब निकलता है, वाक्यांश है, और इसका मतलब भी निकल रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट वाक्यांश है, बिल्कुल। ठीक है,
तो एक वाक्यांश इंडिपेंडेंट ये हो गया। और ही रोट अ लेटर, ये भी एक इंडिपेंडेंट वाक्यांश है, इसका भी मतलब निकलता है भाई उसने एक पत्र लिखा, ठीक है। यानी कि दो इंडिपेंडेंट वाक्यांश मिल गए, पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ज्वाइन होना चाहिए, बिल्कुल 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 यहाँ पे ये रहा, ठीक है। एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी कि दूसरा कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो गया, पहला दूसरा दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल हो गए, यानी कि ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ आई अराइव देयर एट 8 o'clock बट द एग्जामिनेशन बिगन एट 8:30 AM, मतलब मैं वहाँ पहुँच गया 8 बजे पहुँच गया, बट जो एग्जामिनेशन था, बट नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ एंड लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मतलब और एग्जामिनेशन जो था वो 8:30 पे शुरू हुआ, मैं वहाँ 8 बजे पहुँच गया और एग्जामिनेशन 8:30 पे शुरू हुआ। तो आई अराइव देयर एट 8 o'clock, पहला आपका क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द एग्जामिनेशन बिगेन एट 8:30, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो बिल्कुल हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल गए, दो या फिर दो से ज़्यादा भी मिल सकते थे, दो तो मिल गए एटलीस्ट। और दूसरा क्या हुआ कि क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ, बिल्कुल एंड लगा हुआ है, यानी कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। और कुछ देख लेते हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि सी इज़ द गर्ल हु स्टोल माई, नहीं सॉरी ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ही इज़ पुअर, ठीक है, ही इज़ पुअर, ठीक है, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हॉनेस्ट, ठीक है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, HONEST, ठीक है। वह गरीब है लेकिन क्या है कि वह ईमानदार है, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज मिला, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज मिला, ही इज़ पुअर इंडिपेंडेंट, वह गरीब है, मतलब निकलता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही इज़ ऑनेस्ट, ये भी इसका ही मतलब निकलता है दूसरा। बट्स के साथ कनेक्टेड है, बट आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, बट के साथ कनेक्टेड, ठीक है, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लियर, आप कंपाउंड सेंटेंस भी समझ गए। तीसरी बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए आपके पास देखिए, इसमें जो है दो चीज़ें हैं, क्या कि इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए, प्लस एटलीस्ट वन जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके होने चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ इट हैज़ वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, और मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट वन और मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को नहीं, ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स वाक्य, ठीक है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ अब, ठीक है। मैं कहा कि सी इज़ द गर्ल, ठीक है, सी इज़ द गर्ल हु स्टोल माई हर्ट, ठीक है, हु स्टोल माई हर्ट, ठीक है। ये वह लड़की है जिसने मेरा दिल चुराया है, ठीक है, फिल्मों में सुना करते हैं, हालांकि अभी कोई ऐसा है नहीं, ठीक है, मेरे उसमें, आप लोग के होगा भाई, आप लोग बड़े बड़े हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज़ द गर्ल हु स्टोल माई हर्ट, मतलब वह लड़की है जिसने मेरा दिल चुराया है, होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए, पहला सी इज़ द गर्ल, ठीक है। तो सी इज़ द गर्ल आपको क्या मिल गया, प्रिंसिपल क्लॉज मिल गया, ठीक है, इसका अपने से भी मीनिंग है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये, तो प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। हु स्टोल माई हर्ट, मैंने क्या कहा कि जो भी वाक्यांश हु व्हाट इससे शुरू होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट हो जाएंगे, बिल्कुल ये आपका प्रिंसिपल भी है और सबऑर्डिनेट भी इसमें एक मिल गया, दोनों मिल गए, मतलब एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट मिल गया, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस क्या होता है। थोड़ा सा कुछ और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। जैसे मैं कहूँ कि कुछ भी कह देता हूँ कि ही इज़ द मैन हु वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, मतलब ही इज़ द मैन हु वाज अरेस्टेड ARRESTED बाय द पुलिस, ठीक है, ये वह आदमी है जो पुलिस द्वारा क्या हुआ था, गिरफ्तार हुआ था। तो ही इज़ द मैन, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। हु वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और टोटल जब दोनों मिल गए तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्लियर। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, डेट ना, ये एग्जांपल गलत है, आधा अधूरा दिया हुआ है, शायद मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो हमें आशा है कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक और छोटा सा होता है मिक्स्ड सेंटेंस, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है कि मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, बट आप जानिएगा एक मिक्स्ड सेंटेंस भी होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और एटलीस्ट एक जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कुछ भी कि आई मेट अ गर्ल हु इन्फॉर्म मी डैट माई पर्स, या फिर दैट माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाई अ थीफ। ठीक है, मतलब मैं एक लड़की से मिला जिसने मुझे ये बताया कि मेरा पर्स एक चोर ने चुरा लिया है। ठीक है, मतलब आई मेट अ गर्ल हु इन्फॉर्म मी डैट माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाई अ थीफ। ठीक है, तो आई मेट अ गर्ल यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। हु इन्फॉर्म में क्या है, जिसने मुझे बताया, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, हु इन्फॉर्म में जिसने मुझे बताया, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल है। ठीक है, डेट माई पर्स वाज स्टोलन, ये जो होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, डेट माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाई थीफ, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम अगर आप कहेंगे अगर जानने के रूप में तो मैं आपको किसी और अन्य वीडियो में बता दूंगा, हालांकि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइजेस को करेंगे अगले वीडियो में, फिर हम कुछ देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या होता है। बेसिकली एक चलिए रिक्वेस्ट को हम अगले वीडियो में ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है और ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।